चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना आगे का प्रोसेस। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं और इनकी मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम लोगों ने किसे कहा था कि जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, ये ही एक ऐसे ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हैं जो एज वेल एज एसिड से भी और बेस से दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते थे, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर बनाते थे। अब यहाँ पे कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो वाटर के साथ में डिसॉल्व होकर उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस देते हैं, बेसिक सॉल्ट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, H प्लस में और OH माइनस में। सोडियम आगे वाला प्लस और यहाँ पीछे वाला ऑक्सीजन माइनस। प्लस वाला माइनस वाले के पास जाएगा और माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 2 है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 1 2 थे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगाने से ये भी बैलेंस हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स था तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। सेम ऐसे सोडियम के जैसे पोटेशियम ऑक्साइड भी होते हैं जो वाटर के साथ में रिएक्शन करके पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये ऐसे एल्कलाइज होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। अब आगे का चैप्टर पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव ऑब्जर्व in activity that all metal do not react with oxygen at the same rate. Different metals show the different reactivity toward oxygen. Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in the open. Hence, to protect them and prevent accidentally fire, they are kept immersed in kerosene oil at the ordinary temperature. अब यहाँ इस सेंटेंस में क्वेश्चन पुट अप होता है कि सारे मेटल्स एक जैसे नहीं होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन अलग अलग रेट से शो करते हैं। जैसे कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे पोटेशियम एंड सोडियम, ये ऐसे मेटल होते हैं कि अगर आप इनको खुले में ऐसे ही छोड़ दें तो वो हवा और पानी से बहुत विगोरसली रिएक्ट करेगा और आग पकड़ लेता है, अपने आप ही उसमें आग लग जाती है। इस तरह से इनको खुले में हम लोग पानी के साथ या ऐसी हवा में बोतल में स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखा जाता है ताकि हवा और पानी से इसकी बॉन्डिंग ना बन सके, इसका रिएक्शन ना हो सके और ये आग नहीं पकड़ता। The surface of the metals such as the magnesium, aluminum, zinc and lead etc. are covered with a thin layer of the oxide. अब यहाँ पे ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड ये ऐसे मेटल होते हैं कि इनके ऊपर अगर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है तो ये कोरोजन से कोरोड नहीं होने देते हैं, उनको कोरोजन रस्टिंग नहीं लगने देते हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेंट। इनका पेस्ट अगर किसी दूसरे मेटल के आर्टिकल पर लगा दिया जाए तो ये कोरोजन से बचा सकते हैं। Iron does not burn on the heating, but iron filling burns vigorously when sparkling in the flame of the burner. अब ऐसे मेटल है, अब आयरन मेटल है, ये भी हवा और पानी में रिएक्शन तो नहीं करता और नहीं इनको जलाने पर ये बर्न होता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर भी बर्न नहीं होगा अगर आप इसको जलाएंगे तो बस क्या होता है कि उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और वो भी किसकी वजह से आ जाती है कि जैसे हम लोग आग के साथ कॉपर को जलाने की कोशिश करते हैं तो वो जलेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर कॉपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जिसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, इस वजह से वो ब्लैक कलर का हो जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट, सिल्वर और गोल्ड बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ में, इसीलिए क्योंकि इनकी जो टेम्परेचर, इनकी मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईयर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो नहीं मेल्ट होते हैं, तो इसलिए इनका यूज अधिकतर क्योंकि वो ऑक्सीजन और हवा पानी से नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनका यूज ऑर्नामेंट बनाने में भी किया जाता है, ज्वेलरीज वगैरह वगैरह में भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग कौन सा प्रोसेस होता है? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग किसे कहा जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पेस्ट बनाया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसिंग से इनका एक थिक लेयर बनता है ऑक्साइड का, लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, ये कहलाता है एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम डेवलप इन द थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट द रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर रहती है, अगर इसको पेंट कर दिया जाए किसी आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर तो ये उसको रस्टिंग से बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लेयर है वो ऑक्सीडेंट के अगेंस्ट वर्क करेगा, यानी कि रस्टिंग के अगेंस्ट वर्क करेगा। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय द making the oxide layer thicker during the anodizing. A clean aluminium article is made the anode. इस anodizing processing में क्या होता है? फिर क्या होता है कि जैसे ही बर्निंग
ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग की प्रोसेसिंग जैसे ही होती है, अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल, इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम का एक साफ सुथरा जो आर्टिकल होता है वो एनोड का काम करता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसिंग के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ऑक्सीजन एनोड पे डिपॉजिट होने लग जाता है, जिससे वो ऑक्सीजन यानी क्या है, एनोड पे कौन सा था, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा और एक थिक लेयर बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज हम लोग किसी भी आर्टिकल्स पे करेंगे ताकि अट्रैक्टिव फिनिशिंग आएगा। इस तरह से एनोडाइजिंग प्रोसेस जो होता है वो रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव यू ऑब्जर्व द सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द sample of the metal taken here. The reaction of magnesium is less vigorously implying here, and it is not as reactive as sodium. But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of the zinc, iron, copper or lead. इस तरह से हमने देखा कि ऑक्सीजन से अलग अलग मेटल अलग अलग तरह के बिहेव करते हैं। कोई उनसे रिएक्शन करके आग ही पकड़ लेता है, तो कोई उनके साथ में रिएक्शन करके प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। इस तरह से आप ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन से उनकी रिएक्टिविटी सीरीज को आप नहीं पहचान पाएंगे कि इनकी रिएक्टिविटी कितनी अच्छी है या कितनी लोअर है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। अलग अलग टाइप के मेटल होते हैं, उनका रिएक्शन वाटर के साथ में कैसा होता है, वो प्रोसेसिंग भी अलग अलग होती है। कई ऐसे भी मेटल होते हैं जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, कोई ऐसे होते हैं जो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो दोनों में ही नहीं कर पाते, वो स्टीम यानी कि वाटर वेपर के साथ भी रिएक्शन कर पाते हैं। अब इसमें हम सिंपल प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी मेटल है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल है, इसमें हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सा भी मेटल है अगर वो वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता है। तो इस प्रोसेसिंग को हम लोग इस प्रैक्टिकल से समझते हैं। यहाँ पे एक बर्नर जलता हुआ कैंडल है और यहाँ इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक मेटल की स्ट्रिप दे रखी है। यहाँ पे ग्लास वूल सॉक्ड इन वाटर, यानी कि वाटर से गीला हुआ कोई ग्लास वूल, यहाँ पर गीला ये ग्लास वूल लगा हुआ है। जैसे ही आप इसको हीट देते हैं तो ये वेपराइज होगा, यानी कि वाटर का वेपर बनेगा जो इस मेटल के साथ में रिएक्शन करके इस मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। जैसे ही ऑक्साइड बनता है तो यहाँ से यहाँ पर लगा हुआ है वाटर के अंदर जैसे ही करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने लग जाता है। ये हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में इस वाटर सॉल्यूशन के अंदर बाहर दिखाई देने लग जाते हैं। तो इस तरह से टोटल प्रोसेस में हम लोगों ने समझा कि जो मेटल है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अगेन फिर इस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम पानी से करवाते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड जनरेट होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अलग अलग मेटल अलग अलग तरह के बिहेव करेंगे। जैसे यहाँ पे पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं। कोल्ड वाटर के साथ में जैसे ये रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन इनकी जो होती है वो वॉयलेंट रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ में बहुत अच्छी तरह से विगोरसली रिएक्शन करते हैं और कैचेस फायर करते हैं। तो इसलिए इनकी जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उससे कहते हैं जो प्रोडक्ट के साथ साथ हीट प्रोड्यूस करते हैं। अभी ये जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएंगे, इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, इस तरह से वो फायर कैच करते हैं। लेकिन इस रिएक्शन में ये पानी के साथ भी रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं और हीट भी रिलीज करते हैं, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये प्रोसेस को हम लोगों ने यहाँ पे वर्ड में देखा था कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। सेम प्रोसेसिंग यहाँ पे होगी। यहाँ ये इतने रिएक्टिव होते हैं कि मेटल ऑक्साइड बनाने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जबकि हम लोगों ने ऊपर वाली प्रोसेसिंग में पढ़ा कि पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर पानी से रिएक्शन होगी और फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि पानी से रिएक्शन करते ही ये मेटल ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इनका हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो पोटेशियम वाटर के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है और ये एनर्जी को रिलीज करते हैं ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैल्शियम मेटल के साथ में कुछ अलग ही सीन्स होते हैं। कैल्शियम वाटर के साथ में रिएक्शन तो करेगा, लेकिन ये लेस वॉलेंट होता है। लेस वॉलेंट मतलब कि ज्यादा विगोरसली रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्शन नहीं देता है। सबसे पहले तो ये नॉर्मल वाटर के साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा, ये करता है गर्म वाटर के साथ रिएक्शन, यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी होता है उसी के साथ में रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन करके डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बनाएगा।
जब ये हाइड्रोक्साइड बनाता है तो उसके साथ में वो हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज कर देता है। जब भी इस तरह से जब वो पानी के साथ में रिएक्शन करने लग जाता है तो कैल्शियम फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देता है वाटर लेयर पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस बनते हैं और ये हाइड्रोजन गैस उसको इतना स्टिकी बना देते हैं कि वो सरफेस पे फ्लोट होने लग जाता है। कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम मेटल भी ऐसा होता है जो ठंडे पानी से ना रिएक्शन करके गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करता है। ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और इसी हाइड्रोजन गैस की रिलीजिंग की वजह से ये सरफेस पे फ्लोटिंग करने लग जाता है। ये रीजन होता है इसका। और हाइड्रोजन गैस की वजह से इनकी फ्लोटिंग होती है, बबल्स बनने लग जाते हैं और ये फ्लोट करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट मेटल की बात करते हैं कि एल्यूमिनियम और आयरन। ये ऐसे मेटल होते हैं कि ना तो ये ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं ना ही ये गर्म पानी से रिएक्शन करते हैं, ये वाटर वेपर के साथ में रिएक्शन करते हैं, यानी कि स्टीम के साथ। एल्यूमिनियम हो या फिर आयरन हो, ये वेपर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो उनके ऑक्साइड बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। इनकी रिएक्शन और इसके साथ ही इन्होंने हाइड्रोजन गैस को रिमूव किया है। इन सारी रिएक्शंस को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। ओनली रिएक्शन जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल पानी के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यही मेटल ऑक्साइड फिर वापस से वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो मेटल के हाइड्रोक्साइड निकलेंगे। सब मेटल्स के अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग तरह से बिहेव करता है। अगर जैसे मैंने आपको बताया अभी कि पोटेशियम और सोडियम, इनके साथ ऐसी कंडीशन है कि ये ठंडे पानी से ही रिएक्शन करके विग्योरसली रिएक्शन करेंगे और ये आग को पकड़ लेते हैं। इस कंडीशन में ये मेटल का ऑक्साइड नहीं बनाएंगे पानी के साथ रिएक्शन करके, डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। पानी 2 पार्ट्स में टूटेगा, H और OH में। तो ये OH के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव के होते हैं, तो इन दोनों में से जो भी रिएक्शन इनके साथ करेगा तो ये इनके हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे और प्लस में हाइड्रोजन गैस को ये रिमूव करेंगे, रिलीज कर देंगे। ये रिएक्शन इनकी एक्सोथर्मिक होगी क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज करने वाले होंगे। उसके बाद में अगर हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं, ये दोनों मेटल ऐसे होते हैं कि ये ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करते हैं। और इस कंडीशन में भी जैसे पानी 2 पार्ट्स में टूटेगा, OH माइनस और H प्लस, कैल्शियम और मैग्नीशियम प्लस के होते हैं, इसीलिए ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला बन जाएगा। कैल्शियम का चार्ज 2 होता है, वो हाइड्रोक्साइड के मल्टीप्लाई हो जाएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इनके साथ ये कंडीशन होती है कि जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी ये इसको स्टिकी बना देते हैं। ऐसा स्टिकी बनाते हैं कि ये रिएक्शन की वाटर की सरफेस पे फ्लोटिंग करवा देते हैं। हाइड्रोजन गैस जैसे ही बबल्स बन के आएगा, कैल्शियम हो या फिर मैग्नीशियम हो, वो उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें जैसे कि आयरन हो या फिर एल्यूमिनियम हो, इनके साथ ये कंडीशन है कि न तो ये ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करेंगे और न ही ये गर्म पानी के साथ रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन करेंगे वेपर के साथ, वेपर या फिर वाटर स्टीम के साथ। जब वाटर गैस फॉर्म में हो उसके साथ में ये रिएक्शन करते हैं। तो इनकी रिएक्शन देखिए, आयरन जब हम कहते हैं ना कि लोहे पे जंग लग रहा है, तो ये पानी के वेपर की कंडीशन से ये रिएक्शन करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब वाटर वेपर होता है, गैस फॉर्म में होता है, तो ये 2 पार्ट्स में टूटता है, H में और O में, यानी कि H2 और O2 में डिवाइड होता है जब वाटर वेपर फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। इस कंडीशन में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन माइनस, तो ये आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और यहाँ आयरन ऑक्साइड का एक नया फॉर्मूला बनता है जिसका नाम है Fe3O4। यहाँ आयरन 4 मॉलिक्यूल्स के साथ 4 चार्ज ऑक्सीजन को देता है और ऑक्सीजन अपना 3 चार्ज Fe3 को दे देता है। इस तरह से Fe3O4 लोहे पर जंग लग जाती है, जंग का फॉर्मूला होता है। और प्लस इस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस जहाँ पे बच गया था वो गैस के फॉर्म में रिएक्शन में रिलीज होने लग जाता है। अगर हम लोग सेम एल्यूमिनियम की बात करें कि एल्यूमिनियम भी वाटर वेपर के साथ में कैसे रिएक्शन करता है, तो सेम प्रोसेस है। यहाँ पर भी वाटर वेपर H2 फॉर्म में और O2 फॉर्म में ब्रेक होगा, जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। इन तीनों चारों रिएक्शन में क्या डिफरेंस था कि बाकी जो मेटल्स थे, सोडियम, कैल्शियम, ये जो भी पोटेशियम थे, ये पानी के साथ में डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, लेकिन ये न तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे थे, न कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन, ये वेपर के साथ रिएक्शन कर रहे थे, तो ये ऑक्साइड बना रहे थे और साथ ही हाइड्रोजन गैस इसमें रिमूव हो रही थी। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या होगा जब मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो अपना सीधा सिंपल पॉइंट है कि अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। कोई भी मेटल हो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट ही बनाएगा। सपोज दैट अपने पास में जिंक है, अगर जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा
तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, जिंक का क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। जिंक क्लोराइड यहाँ पे सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी मेटल हो एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगे। उसके बाद में अपना टॉपिक आता है और कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे कुछ इंडिकेशन देने के लिए कह रहा है कि जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन, इनकी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके बताओ। तो मैंने आपको यहाँ पे जिंक का तो अभी बताया मैंने जस्ट आपको कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम का भी देख लीजिए आप, मैग्नीशियम अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बनाएगा और उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ये सेम प्रोसेसिंग इसके साथ होगी। ऐसे एल्यूमिनियम के लिए भी आप एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगे, आयरन क्लोराइड बनाएंगे और आयरन और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस को रिमूव करेंगे। बट कई मेटल्स ऐसे भी हैं जो, कई एसिड भी ऐसे हैं जो हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं करने देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे हम लोगों ने जो रिएक्शन करवाई वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ था। अगर नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दिया जाता तो ये हाइड्रोजन गैस को रिमूव करता ही नहीं है। इसका सबसे मेन पॉइंट रीजन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन की रिएक्शन दूसरों को करवा देते हैं, यानी कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देंगे। ऐसे एजेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनने वाली होती है ये खुद में से एक ऑक्सीजन उसको दे देता है और उसमें हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने शुरू हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। इट ऑक्साइड द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ, और खुद क्या करेगा, खुद किसी न किसी नाइट्रोजन के फॉर्म में बन जाता है। जैसे अगर ये नाइट्रेट था, NO3 था, या तो वो NO2 बन जाएगा या फिर वो N2O की किसी भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्म में रह जाता है, खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। Any of the nitrogen oxide जैसे कि N2O, NO, NO2, but magnesium and manganese react with very dilute nitric acid to evolve hydrogen gas। बस लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज, यही ऐसे दो मेटल होते हैं जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके भी हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देते हैं। That the rate of formation is bubbles was the fastest in the case of magnesium। ऐसा कैसे होता है, जैसे ही मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो बबल्स बनने की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है इन रिएक्शंस के अंदर। द रिएक्शन वाज आल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन दिस केस। जैसे ही मैग्नीशियम और मैग्नीज ये नाइट्रिक एसिड के साथ में जैसे ही रिएक्शन करते हैं बबल्स इतनी फास्ट बनते हैं और ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लग जाता है। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर। अब इसके बाद सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव तो आपका मैग्नीशियम हो गया, सबसे कम रिएक्टिविटी किसमें होगी, आयरन की। आयरन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर। अब अगर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो जब कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो कोई बबल्स शो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी ही नहीं क्योंकि टेम्परेचर भी अनचेंज रहेगा और हाइड्रोजन गैस भी इन्वॉल्व नहीं होगी। दिस शो दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवा दी जाए तब भी वो कोई रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे ना कोई टेम्परेचर चेंज होता है ना कोई बबल्स शो होते हैं। देखिए मेन रिएक्शन में क्या है कि मेटल के साथ में, अगर मेटल कोई भी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो कंडीशंस क्या होती है कि हाइड्रोजन के बबल्स जरूर शो होंगे। जैसे ही बबल्स शो होंगे तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा। लेकिन कॉपर एक ऐसा मेटल होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि डाइल्यूट है, उसके साथ में रिएक्शन नहीं कर पाएगा। कोई बबल्स शो नहीं होते हैं, ना कोई टेम्परेचर चेंज होता है। इस तरह से ही पता चल जाता है कि कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। उसके बाद में आपका टॉपिक होता है कि एक्वारेजिया क्या है। एक्वारेजिया का मतलब जैसे आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ के पास अगर आप अपनी ऑर्नामेंट देते हैं सिल्वर और गोल्ड के तो वो आपके सिल्वर और गोल्ड में शाइन करवा देता है, चमक दे देता है। तो ये चमक आता कहाँ से है, वो एक्वारेजिया का यूज करते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है, लेटिन फॉर द रॉयल वाटर। एक्वारेजिया को लेटिन वर्ड में रॉयल वाटर भी कहा जाता है। ये किसका सॉल्यूशन होता है, फ्रेशली प्रिपेयर फ्रेश एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी कि कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का 3:1 में इनका मिक्सचर होता है और ये फ्रेश मिक्सचर होता है, एकदम फ्रेश। जिससे क्या होता है
कि ये किसी भी ऑर्नामेंट को आसानी से शाइन कर सकते हैं। उनके कोरोजन और उनको कोरोसिव जो भी एलिमेंट उसमें लगे हुए होते हैं, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, उनको एकदम साफ करके एकदम नया बना देता है। फ्यूमिंग, और ये होता है कैसा है, नॉन कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड होता है। वन द फ्यू रिजेंट दैट द एबल टू डिसॉल्व गोल्ड। ये इतना डेंजर होता है, इतना हार्ड होता है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम और सिल्वर को आसानी से डिसॉल्व कर सकता है, यानी कि इसको आसानी से घुला सकता है। एक बार फिर से इस रिएक्शन को दोबारा से समझ लिया जाए कि कैसे नाइट्रिक एसिड के साथ में कोई भी एलिमेंट, तो वैसे तो नाइट्रिक एसिड के साथ में कोई भी एलिमेंट रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को निकलने नहीं देता। इसका मेन रीजन क्या है, जैसे कि सपोज जिंक का ही ले लीजिए आप। जिंक अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड का पढ़ा था, HNO3 का, तो ये हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं होने देगा। इसका मेन रीजन क्या है कि ये मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इसको तोड़े तो ये कुछ इस तरह से टूटेगा, H+ में और NO3- में। अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ जो NO3 है फिर वापस से 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, NO2 में और O में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ये Zn है, प्लस चार्ज का होगा, और ये माइनस की तरफ जैसे ही वो अट्रैक्ट होगा, अभी मैंने बताया कि ये टूट गया तो NO2 में टूटा तो ये NO2 इसके साथ में जाएगा, तो ये बनाएगा ZnO2। उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन इसने रिमूव किया है ये हाइड्रोजन के साथ, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि कोई भी मेटल हो अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही निकलने वाला होगा ऑक्सीजन से इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, उसको ऑक्सीडाइज करा देगा। यही खासियत होती है कि HNO3 के साथ में कोई भी मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज नहीं हो पाती है। यही दूसरी वाली रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये इसके साथ में इन्वॉल्व होके मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बना देगा और प्लस हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर देगा। हाइड्रोजन गैस इजीली गैस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन में यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। क्या होगा जब कोई मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करता है। इसको समझने के लिए अपने पास एक प्रैक्टिकल है। यहाँ पे 2 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें आयरन नेल यानी कि कील इसमें डीप करी गई है, आयरन की कील को डीप करा गया है। कुछ टाइम के लिए अगर आप छोड़ देते हैं तो ये जो ब्लू कलर था अब वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आयरन नेल जो चमकीली शाइन व्हाइट कलर की थी अब वो ब्राउन कलर की हो जाती है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ, कैसे ये इंटर कन्वर्टेड हुए, इसको हम लोग समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये था कि व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल अगर दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो जब एक मेटल जिसको हम लोगों ने ए कहा, जब बी वाले मेटल के सॉल्ट के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो पहले वाले को दूसरे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके साथ में कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा और उसको डिस्प्लेस कर देगा। अभी हम लोगों का क्या क्वेश्चन था कि आयरन के नेल को हमने डीप किया था, किसके साथ डीप किया था, कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर का सॉल्यूशन था। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव आयरन है, तो जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो उससे लेस रिएक्टिव मेटल को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो प्लस प्लस माइनस, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेगा FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। और क्या रिलीज कर देगा, जो कॉपर इससे लेस रिएक्टिव मेटल था उसको वो डिस्प्लेस कर देता है। इस तरह से इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो जो अभी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था कि कैसे ये ब्लू कलर व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, तो वो इसी प्रोसेस की वजह से हुआ कि जो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का था, जैसे ही आयरन उसके अंदर डीप किया गया तो ये बन गया फेरस सल्फेट। इसी की वजह से जो सॉल्यूशन था वो हो गया व्हाइट कलर का, और जो नेल था उसके ऊपर ये बनने की वजह से उसका क्या हो गया, कलर ब्राउन कलर का हो गया, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ गई। ये जो कॉपर था उसकी लेयर कील पे चढ़ गई, जिसकी वजह से वो अब ब्राउन कलर का हो गया। इस तरह से अपना ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया कि मेटल ए दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करके जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके साथ में कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा। इसके साथ ही हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज ही पढ़ ही लेते हैं। फिर रिएक्टिविटी सीरीज कैसे रिएक्ट करेगी, यानी कि कौन से मेटल किस किस को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम और सबसे कम होता है गोल्ड एंड सिल्वर। रिएक्टिविटी सीरीज को उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंगली इस
फ्री सीक्वेंस में बांटा गया है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर। उससे मीडियम में क्या होते हैं, रिएक्टिविटी डिग्रीज में जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, और सबसे ऊपर जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। अभी हम लोगों ने आयरन और कॉपर का पढ़ा था। आप जैसे देख ही रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आयरन से लीस्ट रिएक्टिव है, इसलिए आयरन ने इसको रिप्लेस कर दिया था। सपोज दैट आपके साथ में ये अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि कॉपर प्लस FeSO4 और फिर व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब कॉपर को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे कि अभी इससे पहले वाले रिएक्शन हमने क्या देखा था कि आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी रीजन। यहाँ क्या है, कॉपर खुद आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो आप इसकी रिएक्शन FeSO4 से करवाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा क्योंकि कॉपर इससे लीस्ट रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस करने में एबल नहीं होता है। अगर इसकी जगह Fe होता और कॉपर सल्फेट होता तो आयरन इससे ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। इस तरह से आपके थर्ड चैप्टर का ऑलमोस्ट चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट कराया। अब आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे देखेंगे कि कैसे मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं।